हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय तक्षशिला ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छा चल रही होगी और आप लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा जा रहा होगा। फिर भी कुछ कुछ बच्चों का तैयारी के होने के बावजूद भी एग्ज़ाम किसी किसी बच्चे का अच्छा भी नहीं गया होगा। मायूस होने की बात नहीं है, ऐसे मेरे साथ भी होता है। थोड़ा बार कोई अगर हम कुछ काम करते हैं और बीच में अगर अटक जाता है या तो मन माफिक रिजल्ट नहीं आता है, हम भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ऐसे बात नहीं, हम भी इंसान हैं तुम्हारे जैसे। हम भी कभी स्कूल में पढ़ रहे थे, हम भी डिसअपॉइंट हो जाते थे। लेकिन डिसअपॉइंट होकर के काम छोड़ देने से तो काम होगा नहीं, फिर उसको वापस करना पड़ता है। मैं बार बार वही बोलता हूँ, जो लोग अपने नाकामयाबी से डर जाते हैं वो कभी कामयाब होते नहीं हैं। नाकामयाबी तो आएगा, ऐसे कोई संसार में है नहीं कि एक ही बार में कामयाब हो गया। लेकिन नाकामयाबी को नज़रअंदाज करके फिर दोबारा कोशिश जो करता है वही जीतता है। आप लोग भी ज़रूर सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास जो है एक दूसरा चैप्टर के साथ हम शुरू करेंगे। उससे पहले कहानी बताता हूँ। कहानी क्या हुआ कि एक बार मैं जब दिल्ली में रहता था तो मेरा एक दोस्त था, उसका घर मुझे पता नहीं था। तो उसने बोला, मुझे इनवाइट किया कि उसका बर्थडे था, भाई मेरा बर्थडे में आ जाना। मैं उसको पूछा कहाँ पर आपका घर है, एक जगह के नाम बताया। तो मैं वहाँ पे बाइक उठा के चल दिया। आप जाने के बाद मुझे जगह में तो पहुँच गया, लेकिन उसका घर की लोकेशन मुझे नहीं मिल रहा है। उस टाइम तो जीपीएस पीपीएस इतना था नहीं। आजकल आप लोग तो जीपीएस में लोकेशन शेयरिंग कर देते हो, तो उस टाइम तो ये सुविधा था नहीं। तो मैंने उसको पूछा, मैं कैसे जाऊँ भाई तुम्हारा घर। फिर उसने बोला कि वहाँ पे देखो, थोड़ा सा आगे आओ, एक आपको मंदिर मिलेगा, मंदिर के बगल में एक गली है, उसमें करीब 200 मीटर जाने के बाद राइट साइड में मेरा घर है। पहले ज़माने में जब जीपीएस नहीं होता था तो इस टाइप का लोग एक कोई मार्किंग रखते थे, जिसको क्या कहते थे कि लैंडमार्क। जैसे इस गांव में जाना है, कैसे जाना है, लोग बोलते थे इतना दूर जाने के बाद कोई बरगद की पेड़ है और बरगद की पेड़ की साइड से आपको राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है। या कोई मंदिर है, या कोई स्कूल है, या कोई कॉलेज है, या कोई हॉस्पिटल है, इसको क्या कहते थे, लैंडमार्क कहते थे। लेकिन इमेजिन करो कि मान लो किसी इंसान ने, या इंसान बोले तो ऐसे नहीं कि खाली इंसान, मान लो बोट के साथ कोई समुंदर में फंस गया और उसका बोट खराब हो गया है। अब वो उसको हेल्प करने के लिए लोग तो तैयार हैं, लेकिन समुंदर तो विस्तीर्ण है, दूर दूर तक तो इवन बाइनोकुलर में भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सर्टेन दूरी के बाद, धरती हमारा गोल है ना, तो एक सर्टेन पर्टिकुलर दूरी के बाद हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि धरती गोल है। तो मान लो कोई इंसान यहाँ पर ऐसे देख रहा है, तो बाइनोकुलर में वो यहाँ खड़ा है, यहाँ तक देख सकता है, फिर यहाँ तक नहीं देख सकता है ना, क्योंकि बाइनोकुलर का भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे ज़्यादा से ऊपर उठाएंगे तो यहीं तक देख पाएगा, कोई यहाँ पर है तो दिख नहीं सकता है। तो उस केस में कैसे एक आदमी दूसरे आदमी को गाइड करेगा अपने पास पहुँचने के लिए। जैसे मान लो वो फिर क्या करेगा, बोलेगा भाई एक काम करो, तुम नॉर्थ में इतना दूरी जाओ, फिर राइट में इतना दूरी जाओ। नहीं समझ में आ रहा ना मेरी बात। मान लो एक इंसान यहाँ पर, एक उसका मोटर बोट में वो फिशिंग करने गया था और मोटर बोट यहाँ पर फंस गया और इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है और उसका मोटर बोट खराब हो गया है। अब पता चला कि कोस्ट गार्ड यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर मेरा क्या है, कोस्ट गार्ड है। अब इस कोस्ट गार्ड, इस बंदे का रेडियो सिस्टम लेकिन काम कर रहा है। अब इसको कैसे बताएगा कि इस कोस्ट गार्ड को, भाई यहाँ पर आओ, मुझे मदद करो। अब देखो, एक तो तरीका ये है कि ऐसे सीधा यहाँ पर जाके मदद करेगा, लेकिन ऐसे सीधा जाएगा कैसे, कैसे पता चलेगा कि यहाँ सीधा जाना है ये। लेकिन गड़बड़ होने की संभावनाएं पूरे पूरे हैं। लेकिन वो अगर ऐसे बोलता है कि भाई एक काम करो, आप ईस्ट को 25 नॉटिकल माइल आ जाओ, ठीक, बोलता है कि ईस्ट को 25 नॉटिकल माइल आने के बाद अगर नॉर्थ को आप 20 नॉटिकल माइल जाओगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। ऐसे हो सकता है कि नहीं। इसी चीज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है।
सो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। देखो क्या है कि जैसे ये एक मेरा प्लेन है, इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो इस प्लेन में हम इसको, जैसे हमारे धरती में भी आप लोगों ने बचपन में पढ़े हैं, क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं कि धरती में भी एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सो इस प्लेन में भी मैं कुछ इमेजिनरी लाइंस अगर बनाता हूँ तो तभी जाकर के मुझे मेजरमेंट करना बहुत आसान होता है। देखो जनरली इसमें हम क्या करेंगे, दो लाइन खींचेंगे, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है वर्टिकल लाइन। क्योंकि दिशा जो होता है ये चारों दिशा ही होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या हो जाएगा, दिस साइड विल बी योर ईस्ट साइड and this side will be your west side and this will be your north and this will be your south। ऐसे हो सकता है कि नहीं। तो उस बंदे को उसने उस टाइप के, जैसे मैंने बताया पहले एक इंसिडेंट कि कैसे गाइड करेगा, इधर से इधर आएगा फिर इधर चला जाएगा इस पॉइंट को। तो इस साइड को हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड तो हम बोल नहीं सकते हैं। आप बोलोगे ऐसे क्यों, क्योंकि मान लो मैं इधर से देख रहा हूँ तो मुझे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड ऐसे दिख रहा है। कोई बंदा अगर उधर से दिखेगा तो ये फिर ईस्ट उसका वेस्ट हो जाएगा ना, गड़बड़ा जाएगा ना। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो दिस इज माई राइट हैंड, लेकिन अगर ऐसे घूम जाऊँगा नाउ इट विल बी माई राइट हैंड। तो इस जो कन्फ्यूजन है इसको दूर करने के लिए मैथमेटिक्स ने क्या तरीका निकाला कि इसको उसने बोलने लगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैथमेटिक्स में क्या कहा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम भी है। एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा कहते हैं, ठीक है, इसको एब्सिसा भी कहते हैं। एंड वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक, इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। अब हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर और थोड़ा सा आगे कि इसमें हम क्या क्या और देख सकते हैं। ऐसे ये सारी चीज़ आप लोगों ने बचपन में पढ़े हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जस्ट याद दिला दूं। आप देखो ये जो एक साइड है ना, राइट साइड है, हमेशा राइट साइड जो होता है पॉजिटिव साइड होता है, लेफ्ट साइड जो होता है मेरा नेगेटिव साइड होता है, ऊपर का साइड हमेशा पॉजिटिव साइड होता है और नीचे का साइड क्या होता है, नेगेटिव साइड होता है। अब ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है, इस तरफ अगर एक्स है, इसका जो अपोजिट है इसको हम क्या कहेंगे, एक्स डैश कहेंगे। ऊपर वाला अगर मेरा वाई एक्सिस है, नीचे वाले को क्या कहेंगे, वाई डैश कहेंगे। अब ये देखो चार पार्ट में, ये जो प्लेन है चार पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसको मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब चार पार्ट से एक पार्ट। और इसको मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको मेरा थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं एंड इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये सारे क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़े थे, मैं जस्ट आप लोगों को एक रिफ्रेश करा दिया। तो अभी जो मेरा टॉपिक है, टॉपिक में क्या है कि दो पॉइंट का बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है, ठीक। सो पहली बात आज हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। सपोज ये मेरा एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक पॉइंट है ऐसे, और इस पॉइंट का नाम मान लो ए है और इस पॉइंट का नाम है बी है, और इस ए बी का डिस्टेंस क्या है हम कैसे पता करेंगे। सो ये अगर पॉइंट है इसका तो भाई कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना। इस कोऑर्डिनेट का नाम हम क्या दे सकते हैं, मान लो x1 एंड y1। इस कोऑर्डिनेट का x1 एंड y1 इसका कोऑर्डिनेट है, और b का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 एंड y2। आप बोलोगे ये x2 y2 x1 y1 क्या है, तो भी फिर भी मैं बताता हूँ। ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर इस एक्सिस के साथ मैं लगाऊँ इसको, ये एक्स एक्सिस में यहाँ पर ये कट करेगा और ये मेरा यहाँ जो डिस्टेंस है ये मेरा 0 है, यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस, ये मेरा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा,
ये कॉन्फ्यूजन करेगा आप लोगों को। ये मेरा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब मुझे AB अगर चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसको अगर जोड़ दूँ, अब देखो ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया AB, ये लेट इट बी C। सो ये जो ट्रायंगल बना, ये C एंगल हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर डाल सकता हूँ कि नहीं मैं, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पर मैं करने का कोशिश करता हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पर AB। अब AB क्या होता है, इसका हाइपोटेनस है, ABC ट्रायंगल का हाइपोटेनस AB है, क्योंकि C में राइट एंगल है। तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा कि नहीं, बताओ। अब AC का वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा x2 है और यहाँ से यहाँ तक हमारा x1 है, तो मुझे इसका AC का लंबाई जो है, यहाँ का लंबाई 100 है कि नहीं, तो यहाँ से मुझे यहाँ से यहाँ तक लेना है, यहाँ से x2 तक लेना है, और वहाँ से इसको मुझे माइनस कर देना है। यानी कि AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यस और नो, प्लस BC का वैल्यू क्या है, सिमिलरली ये पूरा मेरा y2 है, यहाँ से मेरा यहाँ तक y2 है और यहाँ से मेरा यहाँ तक y1 है, और मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, AC का वैल्यू जो है यहाँ का वैल्यू वही है, यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। सो अब मुझे AB का क्या डिस्टेंस मिलेगा, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। दिस इज माई डिस्टेंस फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसको देख करके, इसको पढ़ करके आप लोगों को कुछ हेल्प हो रहा है, मदद मिल रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक लाइक तो बनता है भाई, इतना गर्मी में देख रहे हो पसीना आ रहा है, अगर लाइक मिलेगा तो मुझे लगेगा कोई वीडियो देख रहा है, किसी को हेल्प हो रहा है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि अगले वीडियो आप लोगों को मिल जाए। मेरा कोशिश यही है कि आप लोगों का जितना चैप्टर है मैथ में, पहले सारे को मैं समझा दूं, और उसके बाद सबका पहले बुक से, फिर RD से, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो RS अग्रवाल से अगर टाइम मिलेगा, जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे को धीरे धीरे करके एग्जाम तक सारा मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली सॉल्व कर दूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास देखो कोई इंटरेक्टिव बोर्ड है नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ। हो सकता है ये आप लोगों को अट्रैक्टिव ना लगे, बट आई एम श्योर इट मस्ट बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे क्या मिल गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। मान लो आप लोगों को ऐसे दे दिया होगा, रैंडमली मैं मन से क्वेश्चन बना लेता हूँ, आपका बुक में नहीं दिया है। मान लो बोला है कि आपका 2 पॉइंट से कार्टेशियन प्लेन में, जिसका कोऑर्डिनेट से मान लो -3, 2 और है 5, 9। आप बोलता है कि ये जो 2 पॉइंट है इन दोनों का डिस्टेंस आपको निकालना है। सो मान लो ये पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B। अगर मुझे AB चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 2 होल स्क्वायर का रूट ओवर। ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस -3 मतलब +3, 8 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 7 का स्क्वायर का रूट ओवर। जो भी निकलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस वाले चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है आप निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे कि लाइन में कहीं पे अगर कुछ पार्टीशन हो गया। पार्टीशन मतलब क्या है, मान लो एक लाइन है, तो लाइन का बीच में ये मान लो मेरा AB एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट का बीच में कहीं पर इस लाइन को कहीं पर तीसरा जो पॉइंट है C, इसको कट कर देता है। ऐसे कट किया कि इन दोनों का एक रेशियो बन गया। ये जो 2 लाइन सेगमेंट अलग अलग बन जाएंगे अभी, है ना, तो दोनों लाइन सेगमेंट क्या बन जाएंगे, एक AC बन जाएगा और एक AB बन जाएगा। ठीक, सॉरी AC एंड BC बन जाएगा। अब ये AC और BC का
जो रेशियो होगा कुछ तो एक रेशियो निकलेगा। मान लो इसका रेशियो है m/n। बोलोगे ठीक है, इसमें क्या परेशानी है। तो इस केस में मान लो ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है, तो आपको सी का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें। ठीक है, अब उसको हम प्रयास करते हैं कैसे निकालते हैं। देखो प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूं। इसको कार्टेशियन प्लेन में हमको लेना पड़ेगा। ठीक, मान लो इस कार्टेशियन प्लेन में ये आपका मेरा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक, मैं जानबूझ के छोटा कर रहा हूं ताकि नीचे आप लोगों को दिखेगा। तो ये मेरा एक लाइन है ए बी, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है मेरा x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या मेरा x2 एंड y2। मान लो बीच में एक पॉइंट है C, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं मैं C, और इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x एंड y, और ये जो AC जो है AC और BC का रेशियो, AC और BC का रेशियो क्या है मेरा, मान लो ये m है और ये n है। अब मुझे ये x का वैल्यू कैसे निकालना है। देखो मैं क्या करूंगा, अभी एक यहां पर ड्राइंग बना लेता हूं। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना लेता हूं। अगर मैं ऐसे बना लेता हूं, आप देखो मेरे पास क्या हो गया, इसका नेमिंग मैं कर देता हूं। ये ए सी है, इसका नाम मैं मान लेता हूं डी ले लेता हूं और इसका नाम मैं ई ले लेता हूं। ठीक, अब ध्यान से देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल है। ठीक है, मेरे पास क्या है, दो ट्रायंगल है। कौन कौन सा ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल ए सी ई और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल में ये क्या है कि दोनों ट्रायंगल अभी सिमिलर हो जाएंगे। आप बोलोगे सर सिमिलर क्यों होंगे, देखो इसका ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, इसका एंगल भी एक 90 डिग्री है। अब ये दोनों फिर पैरेलल भी है, तो पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी मेरा बराबर हो गया। अब ये जो क्या है, ये m और n में दोनों को ये रेशियो में जो डिवाइड कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो जाएगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है, m है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है, n है। सो m/n इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा AD/C, और दूसरा क्या हो जाएगा B/AD। पहले में AD/C, चलो इसको उल्टा करते हैं, m जो लिए हैं ठीक है, m/n भी AD/C, तो अभी m का साथ में कौन है CD इज इक्वल टू CD बाय कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है मेरा B है। यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसी को आगे सॉल्व करते हैं। m/n इज इक्वल टू AD का वैल्यू क्या है, ये मेरा x है और ये मेरा x1 है, x माइनस x1 होल डिवाइडेड बाय c का वैल्यू क्या है c, ये मेरा x2 है ना, ये मेरा x है और ये मेरा x1 है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा x2 माइनस x, राइट। सिमिलरली दिस इक्वल टू cd का वैल्यू क्या है मेरा cd का ये मेरा क्या है y है ना, y माइनस y1, इससे पहले समझाया था। यहां तक मेरा y1 होगा, यहां तक मेरा y होगा और यहां तक मेरा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरा y2 हो जाएगा। सो y माइनस y1 बाय, अब b का वैल्यू क्या है be, यहां से यहां तक मेरा y2 है और ये y है, y2 माइनस y। यहां तक बात क्लियर है। अब हम पार्ट लेते हैं, पहले इसको लेते हैं। देखो अब क्या है, m/n इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन implies that m into x2 minus x
इज इक्वल टू n इंटू x माइनस x1 implies that mx2 minus mx is equal to nx माइनस nx1। यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, आप देखो mx2 है और इधर nx1, इसको इस तरफ ले आते हैं, mx2 माइनस nx1 इज इक्वल टू, ये इस तरफ चला जाएगा, mx प्लस nx। यहां तक बात क्लियर है। इंप्लाइज दैट मैं यहां लिख सकता हूं mx2 माइनस nx1 इज इक्वल टू m इंटू x इंटू m प्लस n। तो इंप्लाइज दैट मुझे x चाहिए ना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये मेरा निकल गया x कोऑर्डिनेट का वैल्यू। दिस इज नॉन एज योर रेशियो फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर y को ले लूं सेम फॉर्मेट में, बस x की जगह में y डल जाएगा, सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। बोला कि इससे आपको क्या मिलेगा, कई बार क्या होता है आपको x1 y1 x2 y2 दिया रहता है, m और n दिया रहता है और इसका कोऑर्डिनेट मांगता है। ठीक, कई बार कुछ उल्टा होता है कि आपको रेशियो दिया रहता है, ये दो कोऑर्डिनेट यानी कि b और c कोऑर्डिनेट दिया होगा, ये कोऑर्डिनेट मांगा होगा। कई बार ऐसे भी होता है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट दिया है, वो कोऑर्डिनेट मांगा है। ऐसे कई तरह का क्वेश्चन इनमें से घुमा फिरा का आप लोगों को पूछा जा सकता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसमें से कोई अब डरने की बात नहीं है। आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहीं तक है एक्चुअली बुक में। तो बाकी जो है एरिया वाला फॉर्मूला उसका जो है आपका सिलेबस से कट गया है, फिर भी आप लोगों का जानकारी के लिए उसका फॉर्मूला सिर्फ मैं बता देता हूँ, कैसे प्रूव होगा। मेरे को लगता है उसको बताने की इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका हेल्प क्या है मैं बताता हूँ। मान लो कोई एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिया गया है, तो ट्रायंगल का भी तो 3 वर्टिसेस होंगे। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। इस केस में मान लो ये ट्रायंगल मेरा ABC है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या निकलेगा, ट्रायंगल एरिया ABC निकलेगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप लोग को बोलोगे, आप लोग पूछोगे सर ये फॉर्मूला कैसा आया। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज कर सकता है, या तो इस नंबर में अगर कॉल करके मुझे अगर बताएंगे कि ये कैसे होगा, वो भी हम आप लोगों को समझा देंगे शॉर्ट वीडियो बना करके। वैसे समझाने के लिए इसको हम सेम कार्टेशियन प्लेन बना सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद ये एक आप लोगों का ट्रापीजियम बन जाएगा और ट्रापीजियम का एरिया हमको निकालना है। कैसे निकालना है हम बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ठीक लगा, हेल्पफुल होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही है। इट इज़ ए वेरी इजी चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा वीडियो भी लेकर के आऊँगा। बहुत सारे मेरा स्टूडेंट्स है मुझे कमेंट करते हैं और बोलते हैं सर आप लाइफ साइंस का वीडियो नहीं डालते हो। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट है उसमें कई सारे फोटो रहते हैं और ग्राफिक्स रहते हैं। तो इस जो मेरे पास जो भी फैसिलिटीज़ अभी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसमें उस टाइप का फ़ोटो डिस्प्ले कराना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं फ़ोटो इसमें डालूंगा तो फिर वो नहीं डालूंगा तो आप लोगों को फिर अच्छा नहीं लगेगा, वीडियो में इन्फॉर्मेटिव होगा नहीं, क्लीन से मैं समझा नहीं पाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगेन अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कर दो भाई, उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगले जो धमाकेदार वीडियो आएगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।